अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह की सोच में और साथ साथ कहेंगे जुमा मुबारक। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुम्मा मुबारक। मेरी तरफ से भी उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज जुम्मा है, स्पेशल दुआ हमारे लिए तो आप लोग करेंगे, लेकिन ये मुल्क के हालात के लिए भी कर लें कि रास्ते खुल जाएं। बड़ी परेशान हो रहे हैं लोग। बिल्कुल एग्जैक्टली, मुल्क के हालात तो ठीक है। हाँ, मुल्क के हालात ठीक है। हमारे जो इस्लामाबाद के लिए आप दुआ करें। इसके लिए दुआ करें कि ठीक है, हो रहा है, हम इसमें मेडिएशन का किरदार अदा कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद को जिस तरह से बंद किया गया है वो काफ़ी परेशानी का बाइस बन रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। क्योंकि आपको पता है दफातर तो बंद नहीं है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसा सच बंद नहीं है, लेकिन रास्ते जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद हैं और लोगों को वन वे इस्तेमाल करना पड़ती है। रेड जोन बंद है, गया है। कुछ रेड जोन वालों के जो दफातर थे वहाँ से तो कहा गया था कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, लेकिन एक दो रोज़ के लिए, डेली बेसिस के लिए नहीं वहाँ पर कहा गया, तो लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज से, और सबसे पहली जो स्टोरी है वो पेशावर से है। और पेशावर से आपको बताते हैं कि जदीद तरीन सहूलियात से रास्ता डिजिटलाइज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। जी हाँ, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पेशावर में डिजिटलाइज ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का बाकायदा इफ्तिताह किया। ये मनसूबा वन विंडो ऑपरेशन के तहत शहरियों को तमाम खिदमात एक ही छत तले फराहम करने के लिए शुरू किया गया है। ब्रांच के कयाम से पेशावर के शहरियों को अब लाइसेंस से मुतालिक तमाम मराहिल, जिसमें आप ये कह लें कि टेस्ट होता है, फीस की अदायगी या आपकी पिक्चर्स वगैरह, उसके लिए मुख्तलिफ दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तमाम मराहिल एक ही इमारत में मुकम्मल होंगे। इस मौका पर IGP जुल्फिकार हमीद ने कहा कि लाइसेंस की फराहमी के अमल को आसान, तेज़ रफ्तार और शफाफ बनाना अवलीन तरजीह है। हमारा मिशन कानून की पासदारी करने वाले जिम्मेदार ड्राइवर्स की हौसला अफजाई और सड़कों पर सेफ्टी को यकीनी बनाना है। बिल्कुल, KPK की जानिब से एक अच्छा कदम है जो कि अपनी आवाम की सहूलत के लिए किया गया है। इससे पहले अगर पंजाब की बात की जाए या फिर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे हमें वन विंडो ऑपरेशन भी होते हुए नज़र आता है, और फिर लाइसेंस का जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी मुख्तलिफ था दीगर सूबों से, और यहाँ पे आप एक ही दिन जाते थे तो आपके सारे काम हो जाते थे। लेकिन अब हम देखा है कि देखी KPK में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है, सिंध में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है। और वही बात जो हम अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं कि एक सूबा जब कोई अच्छा कदम उठाएगा या अच्छा इकदाम करेगा तो दूसरे उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करते करते एक कंपटीशन की फ़िज़ा पैदा होती है। और इसी फ़िज़ा में हमने देखा है कि आवाम का भला हो जाता है, आवाम के लिए आसानी हो जाती है, और जहाँ पे आवाम के लिए आसानी होगी तो इसी तरह से हम सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज को शेयर भी करेंगे और अप्रिशिएट भी करेंगे। आगे बढ़ते हुए अब आपसे बात करते हैं मेटा की। मेटा ने व्हाट्सएप प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान मुतारिफ करवाने की तैयारी कर ली है, जिसमें थीम, स्टिकर्स और कस्टम आइकन्स शामिल होंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया मॉडल सार्फिन को मामूली माहाना फीस के एवज खुसूसी फीचर्स तक रसाई फराम करेगा। यह प्लान फ़िलहाल एंड्रॉयड के महदूद सार्फिन के साथ टेस्ट किया जा रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप प्लस को ऐप की बुनियादी खुसूसियात यानी कि प्राइवेसी में तब्दीली किए बगैर मैसेजिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सब्सक्रिप्शन सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस यानी कि व्हाट्सएप बिजनेस पर लागू नहीं होगा, मैसेंजर पर लागू होगा, और माहाना मॉडल यानी कि व्हाट्सएप प्लस ये खुदकार तरीके से इसकी तजदीद भी होगी और माहाना मॉडल पर ये काम करेगा। यानी जब तक सारिफ खुद इसे ख़त्म नहीं करेगा, हर माह खुद ब खुद ये रिन्यू होता रहेगा। मुतवक्के कीमतों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 229 रुपये माहाना में आप ये हासिल कर सकते हैं। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि व्हाट्सएप मखसूस सार्फिन को इस प्लान की जांच के लिए एक माह का मुफ्त ट्रायल भी दे सकता है, ताकि, और ये मेरे ख्याल सबके लिए भी होगा कि आप एक महीने के लिए जब वो आदत अपने अंदर वो इंडल्ज करेंगे ना, तो उसके बाद आपको पता चलेगा नहीं यार 230 रुपये हमें खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी ये टेस्ट के मराहिल में है। अब देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जब तमाम यूजर्स को ये मिलेगा, फिर उसके बाद जांच पड़ताल होगी। अगर आप सबको हमारे समेत अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आप नहीं करेंगे। और इसमें एक और चीज़ हसनैन ने बताई कि इसमें ना आपने खुद ही करना होगा, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक ये रिन्यू नहीं करेंगे, हाँ होता रहेगा, खुद ब खुद होता रहेगा। तो इसलिए इसके ऊपर भी आपने एहतियात करनी है। लेकिन अब इसके ऊपर मजीद तभी हम बात करेंगे जब ये बाकायदा तौर पर हमारे फ़ोन्स में भी आ जाएगा, और फिर हम इसको टेस्ट भी करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AI की, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। टेक्नोलॉजी पर मबनी एक रोबोट ने बेहतरीन खिलाड़ियों को टेबल टेनिस मैच में शिकस्त दे दी है। जी हाँ, बिल्कुल, इसे इंसानी एथलीट्स के मुकाबले के हवाले से मशीनों की अहम पेशरफ्त भी करार दिया जा रहा है।
एस नामी रोबोटिक सिस्टम को सोनी एआई ने तैयार किया, जिसने एक बेहतरीन खिलाड़ी के खिलाफ 5 में से 3 मैचेस को अपने नाम कर लिया, मगर 2 प्रोफेशनल खिलाड़ियों के सामने उसे नाकामी का सामना भी हुआ है। इस पेशरफ्त को इसलिए भी इम्पॉर्टेंट कहा जा रहा है, या फिर इसको ये कहने के संगे मील करार दिया जा रहा है, क्योंकि टेबल टेनिस के खेल में बर्क रफ्तारी से रद्द-ए-अमल जाहिर करना होता है और खेलने के लिए महारत की भी ज़ाहिर स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास। और मुसाबकती उसूलों के तहत होने वाले इन मैचेस में एस ने मुश्किल शॉट्स को महारत से मुकम्मल किया, जबकि बर्क रफ्तारी से हरकत करते हुए ऐसे बैक स्पिन शॉट को खेला जैसे एक प्रोफेशनल खिलाड़ी ने नामुमकिन करार दिया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले माहिरीन ने यह भी बताया कि एस की सलाहियत मजीद बेहतर हुई है और वो बेहतरीन खिलाड़ियों के खिलाफ खेलकर कामयाब भी हो रहा है। इससे पहले मुहक्किकीन की जानिब से शतरंज या फिर दीगर बोर्ड गेम्स में रोबोट्स को आजमाया गया था, जिनमें पेचीदा सूरत हाल में फैसले करना होते हैं, मगर अब एक रोबोट को दुनिया के तेज तरीन खेलों में से एक का हिस्सा बनाया गया है, जिसमें बर्क रफ्तारी से हरकत करते हुए फैसले करना होते हैं। ये रोबोट एक हाथ और मुतहरिक बुनियाद पर मबनी है, जबकि आंखों से बॉल को देखने के बजाय वो मुतअद्दिद कैमरों से तस्वीर को टेबल के मुख्तलिफ जावियों की तस्वीर तैयार करके बॉल के घूमने की पोजीशन को भी देख रहा होता है। आगाज़ में वो टेबल टेनिस के खेलने में उसको मुश्किलात भी पेश आई और मुश्किलात महसूस करता रहा, लेकिन सुस्त रवि से घूमने वाली बॉल को ट्रैक करना मुश्किल होता था और बॉल को कमज़ोर अंदाज से वो वापस भी फेंकता था, लेकिन अब वो इसमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। बिल्कुल ऐसी, और ये एक बहुत ही हौसला अफजा खबर भी है। और अब रोबोट्स को आप देखेंगे वो एक दूसरे के साथ मुकाबले करेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि इनको दीगर खेलों में भी आना चाहिए। जिस तरह से दुनिया में अगर सबसे पॉपुलर खेल की बात की जाए फुटबॉल, वहाँ पे भी एक रोबोट्स के मुकाबले होने चाहिए। 11 रोबोट्स एक तरफ हों, 11 रोबोट्स एक तरफ हों, और वो जो रोबोट्स हों वो किसी एक मुल्क को या फिर एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करते हों, दूसरे जो 11 रोबोट्स हैं वो एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करते हों। तो ये भी एक बड़ा एक दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। पहले भी तो आपको याद है वो भागने वाला रोबोट, जी हाँ, वो भागने वाला जिसने यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड आई थिंक सो तोड़ दिया था। और सेकेंडली फिर हम क्रिकेट की तरफ भी आ जाएं तो आजकल हमारी क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा उसमें ऐसा फैक्टर देखने को मिल रहा है कि हमारे बल्लेबाज शायद उस तरह से छक्के नहीं लगा पा रहे, उस तरह से उस रफ्तार से उस रफ्तार से T20 क्रिकेट नहीं खेल पा रहे। सो उसके ऊपर भी हम कोई ना कोई रोबोट बना सकते हैं और वो रोबोट आगे छक्के भी लगाए। देखिए पिछले दिनों जब मैच हुआ, ये जो लास्ट मैच था जिसमें बड़ा टॉप क्लास का फिनिश हमने देखने को मिला, आई थिंक हैदराबाद ने फिनिश किया था उस्मान खान की सेंचुरी की बदौलत मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। उसमें भी क्राउड नहीं था, लेकिन जब वो मैच फिनिश हुआ और उस मैच में उस्मान खान की सेंचुरी भी थी, उनके छक्के चौके भी थे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद क्राउड का इतना अमल दखल नहीं होता। अगर आप अच्छी क्रिकेट आप खेल रहे हैं, अगर आप छक्के चौके लगा रहे हैं, तो जो व्यूअर है वो घर बैठ के अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो कोई मसला नहीं, उस्मान खान की जगह या फिर बाबर आजम की जगह अगर रोबोट खेल रहे हो तो साथ साथ भी बर्दाश्त कर लेंगे। इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर आप इस तरह का रोबोट तैयार करें जो खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए भी उनकी मददगार साबित हो सकता है। अगर कोई ऐसे रोबोट्स हों, उनको जैसे हम हमेशा डोमेस्टिक की बात करते हैं, उनको खिलाए, उनको प्रैक्टिस कराए, अच्छे अच्छे शॉट्स बताए। ये भी है कि एक खिलाड़ी है जिस तरह से उसको लेट्स सपोज 160 की गेंद खेलनी है, तो वो रोबोट के अंदर आप इस तरह की वैसे इस तरह की मशीन्स तो हैं कि जो आपको गेंद खिलाती है, लेकिन अगर रोबोट आपको एग्जैक्टली भाग के आके गेंद करवाएगा और वो किस एंगल से करवाता है, कहाँ से डिलीवर करता है, या फिर अभी जो उस्मान तारिक के हवाले से परेशानी थी इंडिया को, तो उस हवाले से अगर उनके पास रोबोट होता तो वो रोबोट के जरिए इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते थे और बहुत सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं। सो ये एक हौसला अफजा खबर थी जो कि अभी टेबल टेनिस के हवाले से आई। इससे पहले हमने रनिंग के हवाले से देखी, और आगे आने वाले दिनों में आपको दीगर खेलों में भी और आम जिंदगी में भी इस तरह के रोबोट्स नजर आएंगे। और हो सकता है कि मेरे और गजल की जगह भी यहाँ पे रोबोट्स आपको नजर आए। सुबह सुबह वो मॉर्निंग शो कर रहे हैं और हम घर से बैठ के देख रहे हों और ऊपर भी सारे आगे पीछे रोबोट्स हों और ऑटोमेटिक काम चल रहा हो। ऑटोमेटिक काम हो रहा हो। बिल्कुल ऐसे खबर जात आगे बढ़ते हुए आपको भारत से खबर देते हैं जो कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर है। भारत में एक लड़की ने अपने दोस्त को घर बुलाकर जिंदा जला दिया। भारतीय रियासत कर्नाटका के गांव अंजानपुरा में खौफनाक वाकया पेश आया जहां एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। 27 साला प्रेरणा और करण दोनों एक ही जगह मुलाजमत करते थे और 1 साल से ज्यादा अरसे से दोनों की दोस्ती थी। ताहम हाल ही में प्रेरणा ने महसूस किया कि करण उसे खास तवज्जो नहीं दे रहा और वो उसे शादी नहीं करेगा, जिसके बाद प्रेरणा ने उसे घर बुलाया और उस वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था। और करण जब प्रेरणा के घर पहुंचा तो दोनों ने
काफ़ी देर तक बातें की और फिर प्रेरणा ने करण की आंखों पर पट्टी बांध दी और कुर्सी पर बिठाए हुए उसके हाथ भी बांध दिए। करण के पूछने पर उसने बताया कि सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रपोज करने का एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो इसी तरह से प्रपोज करने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखते ही देखते प्रेरणा ने करण को आग लगा दी और वो जिंदा उसको जला दिया, जिससे वो दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि वाकये के बाद मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है। मतलब बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। और ये मैं आपको बताऊं, कोई पहली स्टोरी नहीं है। इससे पहले भी हम अपने इस प्लेटफॉर्म से बैठकर इस तरह की स्टोरी इंडिया के हवाले से बहुत दफ़ा शेयर कर चुके हैं, जहां पर कभी किसी का गला काट दिया जाता है, जहां पर कभी किसी को मार दिया जाता है, अब जिंदा जला दिया गया। और पहले घर बुलाया और उसके बाद बातें की, उसके बाद बड़े ही खूबसूरती वाले अंदाज में उसको बिठाया और ये कहा कि सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है। तो अब ऐसे रुझान, इस तरह के रुझान इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारे आर्टिकल्स मैं इस पर देख चुकी हूँ, जो हम देख रहे हैं कि इंडिया में इस तरह का स्ट्रेस, इस तरह की एग्रेशन पाई जाती है, जहाँ पर लोगों के, आप ये कहें कि आप महीने में कोई ना कोई ऐसा केस देख रहे होते हैं एक के बाद दूसरा। और वो जो बातें हुई हैं उनके माबेन, वो शायद इस वजह से भी हुई है कि वो उसको ईजी करना चाहती थी और वो उसको शायद वो तमाम तर चीज़ें भी, क्योंकि आप उसकी मेंटल लेवल भी चेक कीजिए कि वो उस शख्स को मार रही है जिससे वो शादी करना चाहती है। तो डेफिनेटली वो एक साइको खातून थी, तो उसने वो तमाम तर चीज़ें शायद कहीं ना कहीं रिकैप की होंगी। अगर उसका एक साल से उसके साथ ताल्लुक चल रहा है, वो एक ही जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं, तो वो तमाम तर चीज़ें रिकॉल करते 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 उसने पहले उसको ईजी किया और प्रॉपर एक, जिस तरह गैंगस्टर नहीं करता कि आप किसी को ईजी करके उसी माहौल में करके फिर उसे शादी की बातें की होंगी। शादी की बातें करने के बाद उसने उसको आहिस्ता से बांधा और बांधने पे भी उसने जब पूछा तो उसने कहा कि ये एक ट्रेंड चल रहा है इंस्टाग्राम पे और मैं आपको उससे उसी ट्रेंड से मैं आपको प्रपोज करूंगी। और उसको नहीं पता, एतराफ भी कर लिया है, एतराफ किया। तो तभी मुझे और आपको पता चला, ना करती तो कैसे पता चलता कि उसने क्या कुछ कार्रवाई की और क्या नहीं की है। चलें आगे बढ़ते हैं जी, और अब आपको लिए चलते हैं चाइना, जहां पर चीन में एक खातून ने हजारों सांपों को पालकर सालाना 10 लाख युआन यानी कि 4 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से जायद आमदनी के हुसूल से इंटरनेट सार्फिन को दंग कर दिया। मतलब कि सांप की भी पाल सकते हैं आप, पैसे भी कमा सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, सांप भी आप जब पालें तो उससे भी पैसे नहीं, उससे आपकी हेल्थ को नुकसान होता है। अच्छा जी, चीनी सूबे ग्वांगशी के इलाके गोलेन से ताल्लुक रखने वाले चन की पैदाइश 1995 में हुई थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के 2 साल बाद वो अपने आबाई कस्बे में वापस चली गई थी ताकि सांपों को पालने के लिए अपने वालिद की मदद कर सके। अब वो 60,000 से ज्यादा सांपों की देखभाल कर रही हैं, जिनमें से 50,000 से ज्यादा सांप बहुत ज्यादा जहरीले हैं, जबकि लगभग अगर आप बात करें तो 10,000 को कोबरा जो सांप हैं वो भी उनकी मलकियत में है। चंद ने यह भी बताया कि उनके वालिद को पसंद नहीं था कि उनकी बेटी इस काम का हिस्सा बने, क्योंकि वो इसे खतरनाक समझते हैं। मगर फार्म की तोसी और बहुत ज़्यादा सांपों की मौजूदगी के बायस चंद बतदरीज वालिद के इस काम का हिस्सा बन गई। चंद के मुताबिक सांपों के बहुत ज़्यादा करीब जाना काफ़ी ख़तरनाक होता है, मगर उन्हें खौफ महसूस नहीं होता क्योंकि उनके वालिदैन की परवरिश बरसों से कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सांपों को मुख्तलिफ रिवायती अद्वियात की तैयारी के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, जबकि उनके जहर को भी तिबी तहकीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सांपों का जहर 40 से 200 युआन फी ग्राम में फ़रोख्त होता है, जबकि उनका गोश्त 200 से 300 युआन में फ़रोख्त होता है। तमाम तर अखराजात को निकालने के बाद भी इस काम में चंद को सालाना 10 लाख युआन से ज़ायद आमदनी होती है, जो उनकी सेविंग्स हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़, बट दैट न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना। सो अगर आप चाइना में रहते हैं तो आप, क्योंकि वहाँ पे सांप आपको खाने को भी मिलते हैं, सांप की डिफरेंट किस्में होती हैं, छोटे सांप से लेके कोबरा सांप तक और उससे बड़ी सांप की जितनी भी अकसाम हैं, वहाँ पे उनको जिस तरह से आप यहाँ पे चिकन कढ़ाई या फिर मटन कढ़ाई खाते हैं ना, इस तरह से भी खाया जाता है। उनको ग्रिल करके भी खाया जाता है। हो सकता है कि उनके वहाँ पे स्टेक्स वगैरह भी बनते हों, सांप के स्टेक्स, स्नेक स्टेक्स, क्योंकि वहाँ पे तो खाया जाता है। और उसके बाद एक चीज़ है जो कि पूरी दुनिया में होती है, जो है सांपों का जहर। सांपों का जहर अगर आपके पास पाकिस्तान में भी है तो आप अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एसोसिएटेड है तो वहाँ पे आप उनको बेच सकते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान में बाकी सांप को बेचना या फिर उसके गोश्त को बेचना कदरे मुश्किल है। हाँ, अगर आपको चाइनीज, जापानीज या फिर कोरियन मिल जाए तो उनको आप अकेले बहादुर भी होना चाहिए। और वैसे तो उनकी तरबियत देखें ना, अपने वालिद साहब ने की, और वो उनके वालिद साहब के साथ कई अरसे से, कई सालों से, सदियों से सांप रह रहे थे, तो उनकी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत भी होगी। जब आप एक माहौल में घुल मिल जाते हो तो फिर मैं आपको बताऊँ कि जहर शहर भी आपको कुछ नहीं कहता, क्योंकि आपको पता होता है कि उसकी रेमेडी क्या है और आप तमाम तर रेमेडीज को सामने रखते हुए तमाम तर चीज़ें करते हैं।
ख़वातीन वज़ात, चाइना की ख़बरें आपके सामने हमने शेयर की हैं। अब आपको लिए चलते हैं साबका तुर्की और नाउ तुर्किया। मशरकी तुर्की के सूबे बिंगोल के ज़िला कार्लियोर में हजूर पार्टी के हाल ही में चेयरमैन मुकर्रर होने वाले ओरहान आउजी ने दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। तकर्री के मौके पर पार्टी ने उनकी और सूबाई चेयरमैन सईद मोचू की एक तस्वीर शेयर की जिसने खासी तवज्जो हासिल की, और इसकी वजह से ओरहान आउची की शानदार मूछें थी जो कि इसकी वजह बनी है। ओरहान अपने मंशूर नया लफ्ज़ नई आवाज़ के तहत बिंगोल के तुर्क कुर्द इलाके में इत्तेहाद और यकजहती को फ़रोग देना चाहते थे, लेकिन लोगों की जितनी भी तवज्जो है वो सिर्फ उनकी मूछों पर रही। ओरहान आउजी की ज़बरदस्त मूछों ने सोशल मीडिया पर मज़ाहिया तबसरे और दिलचस्प अलकाबात की बरमार कर दी। एक सारिफ ने उन्हें तुर्किश फाइनल बॉस करार दिया, जबकि एक सारिफ ने मजाक करते हुए कहा कि क्या कोरोना ख़त्म नहीं हुआ, ये अब भी मास्क क्यों पहने हुए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तबसरे हैं जो कि ओरहान आउची के हवाले से किए जा रहे हैं, उनकी मूँछों के हवाले से किए जा रहे हैं। और डैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मेरे साथ बैठ के गज़ल अशरफ भी उनकी मूँछें देख रही हैं, हंस रही हैं। तो डेफिनेटली तुर्की तो बहुत ज़्यादा हंसा होगा क्योंकि वो उनको पर्सनली जानते भी हैं उस इलाके के लोग। ये बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट था कि अभी तक आपने मास्क पहना हुआ है, और भी पता नहीं कितने ऐसे ऐसे कमेंट्स हमने अभी तो मेरे ख्याल ये भी कमेंट आया होगा कि अभी क्या कोविड खत्म नहीं हुआ कि आप जाके अपनी मूँछें कटवा सकते हैं, क्योंकि लोग कोविड में घर महसूर होकर रह गए थे। मतलब बहुत ही मुनफरिद सा अंदाज है ना इनका मूंछों का, तो अब बहुत सारे लोग इससे महसूस भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग अब अपनी मूंछें भी ऐसे ही बनवाने लग जाएं या रखने लग जाएं, तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे। और फिर आपको पता है जब सोशल मीडिया की बात होती है गजल, तो उसमें काफी कमेंट्स हम सामने रख भी नहीं सकते। बहुत सारे कमेंट्स जो कि तहजीब के दायरे के अंदर नहीं होते, और वो जब कमेंट्स हम सामने रखेंगे तो लोग बहुत नाराज होंगे। तो वो सिर्फ हमने पढ़े, और जब पढ़े तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने कहा कि ये स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए। और इसी तरह की स्टोरीज, इसी तरह के कैरेक्टर्स पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं। और ये देखिए कि एक सूबे के एक छोटी सी पार्टी है हुजूर पार्टी, जिसके ये मेंबर बने हैं, और उसके बाद आज हम पाकिस्तान में बैठ के इनको डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि हम अगर नॉर्मली पाकिस्तान में बैठ के तुर्किया की किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उनके सदर होंगे, उनके वज़ीर ख़ारजा होंगे, इस्तांबुल होगा या फिर अनकरा होगा। इसके अलावा तो हम कुछ डिस्कस करते नहीं हैं। सो ख़वातीन वज़ात, ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़। यहाँ पर वक्त हो चाहते हैं शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।